तो अपन पढ़ रहे हैं रेशेदार फसलों में दूसरी फसल है जिसका नाम है कपास। कपास क्या है? ऐसा माना जाता है कि यह भारतीय मूल का पौधा है। भारतीय मूल का होने का मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? भारत में हुई है। जैसे हमने देखा कि पीछे पढ़ा था कि चाय अंग्रेज लेकर आए थे, यानी वो भारतीय मूल का नहीं था। कपास कहाँ का है? भारतीय मूल का माना जाता है। और काम में क्या आता है? ये कपास सूती वस्त्र उद्योग है, उनके लिए कच्चा माल है, यानी सूती वस्त्र बनाने वाले कारखाने हैं, उनके लिए कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कपास का उपयोग किया जाता है। दोनों तरफ के प्रश्न हो गए। कपास है वो क्या काम में आता है? तो सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। या ऐसे पूछ लिया जाए कि सूती वस्त्र उद्योग है, उसके किसी एक कच्चे माल का नाम लिखिए, तो सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल हो गया कपास। यानी जो कपड़े अपन पहनते हैं सूती कपड़े, वो किसके बने होते हैं? कपास के बने होते हैं, जिसको कॉटन बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में समझो तो हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉटन, रुई, तो वो कपास है। इसका उत्पादन की दृष्टि से वही बात है जो अपन 2-3 बार पहले कर ली। क्या? भारत का स्थान क्या है? चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2017 के आंकड़े हमारे पास, तो 2017 के आंकड़ों के अनुसार कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। इस फसल को उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं देखो। आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है? इस फसल को उगाने के लिए मिट्टी है वो काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा गया पहले भी, पिछले पाठ में भी ऐसा प्रश्न आ गया है, या हो सकता है इसमें आ जाए कि काली मिट्टी वाला जो पाठ आया था, काली मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है, ये कौन कौन से राज्यों में है। तो वही उत्तर यहाँ पे है, काली मिट्टी में किसका उत्पादन किया जाता है? कपास का। और कपास उत्पादित करने वाले राज्य, यानी जिन राज्यों में काली मिट्टी है वहां पर कपास का उत्पादन हो रहा है। तो पहली भौगोलिक दशा मिट्टी क्या हो गई? इसके लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी की। और काली मिट्टी कहाँ पर है? दक्कन पठार के शुष्क तर भाग है, उनमें काली मिट्टी पाई जाती है। और यह काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है। तापमान कैसा चाहिए? उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा ज्यादा नहीं चाहिए, हल्की वर्षा। और एक खास बात ये याद रखना भाई, ये कई बार पूछ लेते हैं, किस फसल के लिए 210 दिन पाला रहित आवश्यक होते हैं? पाले की चर्चा हमने की थी, पाला किसे कहते हैं? तो 210 दिन ऐसे होने चाहिए जिनमें पाला बिल्कुल भी न पड़े और पाला रहित दिन हो। वो कपास के लिए क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। कपास का उत्पादन उनमें अच्छा होता है। और खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो कपास के लिए मिट्टी तो चाहिए कैसी? काली मिट्टी। वर्षा ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती, हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान होता है उच्च और 210 दिन होते हैं पाला रहित। वो कपास की फसल के लिए अच्छे माने जाते हैं। खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह भी क्या है कि खरीफ की फसल है, वही 3 अक्षर यहाँ पे है, तो यह भी खरीफ की फसल है। खास बात क्या है कि यह 3 या 4 महीनों में तैयार नहीं होती है। इसको तैयार होने में कितना समय लग जाता है? 6 से 8 महीने कपास को तैयार होने में लगते हैं। कपास के मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, वही काली मिट्टी वाली बात आ गई यहाँ पे काली मिट्टी थी। कर्नाटक, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यानी कपास का उत्पादन भारत में खूब होता है, तभी तो 2 नंबर पे है। तो ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अगली फसल है जूट। तो अगली रेशेदार फसल है जूट। और जूट का नाम लिखते ही प्रश्न आ गया आगे। जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं, किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है? जूट है वो क्या कहलाती है? सुनहरा रेशा भी कहलाती है।
यह फसल कहाँ पैदा की जाती है? बाढ़ के मैदानी व इलाके, यानी वो इलाके जहाँ पर बाढ़ ज्यादातर आती रहती है। तो बाढ़ के मैदानी इलाकों में जल निकास वाली जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। बाढ़ के मैदानी इलाकों में जल निकास वाली मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, और उस उपजाऊ मिट्टी में क्या किया जाता है? जूट का उत्पादन, जूट की फसलें बोई जाती है। जहाँ पर क्या है, हर वर्ष बाढ़ आती है और नई मिट्टी आकर जमा हो जाती है हर साल। अब देखो, हमने इसका खास बात क्या है कि अगर इसके उत्पादक राज्य याद करेंगे तो भी बाढ़ के नाम से याद हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा, लगातार बाढ़ आती रहती है यहाँ पर। ये इलाके ऐसे हैं जहाँ हर वर्षा ऋतु में हर वर्ष बाढ़ आती रहती है। अपन अखबारों में, न्यूज़पेपर में, चैनलों में देखते हैं कि असम में और वर्तमान में भी अगर अपन उठा के देख लें तो ये इलाके जलमग्न है। तो ऐसे इलाके जहाँ पर क्या होता है, बाढ़ का मैदानी इलाका, जहाँ पर नदियाँ क्या करती है, हर वर्ष नई मिट्टी लाकर जमा कर देती है, उन इलाकों में जूट की फसल बोई जाती है। जूट की फसल को, जूट के पौधे को पककर तैयार होते समय, बढ़ते समय, बढ़ने का मतलब जब यह छोटा रहता है फिर बड़ा होता है, तो इसकी वृद्धि के समय ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। पानी की बताने की आवश्यकता नहीं है कितना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के मैदानी इलाकों में होता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, बाढ़ इसका जूट का उत्पादन किया जाता है। काम में क्या आता है जूट? तो जूट से क्या बनाया जाता है? बोरिया, रस्सी, चटाई, तंतु, तार और धागे और अन्य गलीचे और अन्य दस्तकारी वस्तुएं। दस्तकारी जो हाथ से बनाई जाती है, ऐसा सामान जिसमें हाथ की कारीगरी होती है, वो दस्तकारी वस्तुएं है। तो जो प्रश्न पूछे मैं कैसा, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसके कोई दो उपयोग लिखिए। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, उपयोग नीचे दिए हुए हैं कि क्या काम में आती है। गलीचे बनाने के काम में दरियां बनाई जाती है, बोरियां, चटाई, धागा और रस्सी, तंतु और अन्य दस्तकारी वस्तुएं भी इससे बनाई जाती है। वर्तमान में क्या हो रहा है, इसका उपयोग कम हो रहा है। जूट का उपयोग कम हो रहा है, कारण इसकी उच्च लागत के कारण। जूट की लागतें ज्यादा होने के कारण बाजार में क्या आ गया है, कृत्रिम रेशे आ गए हैं और कृत्रिम पैकिंग सामग्री आ गई है। जूट की जगह किसकी रस्सी, नायलॉन की कीमत है वो कम होती है, तो बाजार में जूट की रस्सी की जगह नायलॉन है वो काम में लिया जाने लगा है, जिसके कारण इसकी मांग कम हो रही है। प्रश्न पूछ ले, वर्तमान समय में जूट की मांग कम क्यों हो रही है? तो वर्तमान समय में जूट की मांग कम होने का कारण क्या है? जूट की लागत ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, बाजार में क्या आ गया है, जूट का दूसरा ऑप्शन आ गया, कृत्रिम रेशे आ गए हैं और नायलॉन है वो आ गया बाजार में। नायलॉन क्यों काम में लिया जाता है? क्योंकि नायलॉन की कीमत क्या होती है, कम होती है। नायलॉन की कीमत कम होने के कारण और बाजार में इसकी मांग बढ़ रही है, तो जूट की मांग घट रही है और कृत्रिम रेशे है, पैकिंग सामग्री है, नायलॉन है, वो सब बाजार में आ गया है, इस कारण जूट की मांग कम हो रही है। अगला है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कि हमारी सरकार ने और लोगों ने क्या इन फसलों में सुधार करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए हैं। भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, ऐसा तो हम जानते ही हैं भैया। ऐसा तो हम देख रहे हैं कि भारत में कृषि प्राचीन काल से, मानव की शुरुआती अवस्था के समय से हम खेती का कार्य कर रहे हैं, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो रहा है। लेकिन प्राचीन काल से खेती हो रही है और जिस प्रकार से इसका विकास होना चाहिए उस प्रकार से इसका विकास नहीं हो रहा है। नहीं होने का कारण क्या है? प्रौद्योगिकी और संस्थागत बदलाव इसमें नहीं आए हैं, और प्रौद्योगिकी और संस्थागत बदलाव नहीं आने के कारण कृषि का विकास क्या हो रहा है? अवरुद्ध हो रहा है और इसकी गति मंद होती जा रही है। मंद का मतलब धीमी पड़ती जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के बाद भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करते हैं।
कि वर्तमान में सिंचाई के साधनों का खूब विकास हो गया, और सिंचाई के साधनों का विकास होने के बाद में भी हमारे देश में किसानों का एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जो क्या कर रहा है, आज भी वर्षा के लिए मानसून पर निर्भर रहता है और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर रहता है। प्राकृतिक उर्वरता का मतलब प्रकृति से जो उर्वरता उत्पन्न होती है उसी पर निर्भर रहते हैं किसान। देश का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, और जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस गति से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके सामने एक बड़ी समस्या है। क्या कि कृषि में क्या न होना, सुधार न होना। कृषि में सुधार न होना हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। 60% से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। हमारे देश की लगभग 60% जनसंख्या है, उसको रोजगार किससे प्रदान होता है, खेती से प्रदान होता है। और जब देश की जनसंख्या के इतने बड़े भाग को खेती से रोजगार प्रदान हो रहा है, तो हमें उसमें सुधार लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसमें अच्छे तकनीकी और संस्थागत सुधार करने के लिए ज़रूरी है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए हमारा देश आज़ाद होने के बाद में सरकार ने कोशिश भी किया सुधार लाने के लिए। और क्या कोशिश की है, जोतों की चकबंदी की है, सीमांकन किया है जोतों का, सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई है। जमींदारी प्रथा है, सहकारिता, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में देश का विकास करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, 5-5 साल की योजनाएं बनाकर देश का विकास करने की ठानी। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी, याद रखना ये बात। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1951 से 56 तक। 5 साल की योजना है तो 51 से 56 तक, और अब तक लगभग 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो जब देश की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई तो हमारे देश की सरकार ने क्या लक्ष्य रखा, कृषि को प्राथमिकता दी। पहला लक्ष्य क्या रखा, कृषि में सुधार किया जाए। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, जिसको चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि का टुकड़ों में विभाजन, उपविभाजन जिसको बोलते हैं। पुश्तैनी अधिकार का मतलब कि हमारे यहाँ पर क्या है, भूमि पर किसका अधिकार होता है, एक व्यक्ति के बाद में उसकी संतानों का अधिकार होता है। तो एक व्यक्ति के 4 संतान हैं, पहले एक व्यक्ति के पास अकेले के पास थी, अब 4 संतानें होने के कारण वो 4 भागों में बट गई। तो ये भी एक समस्या है। कृषि उत्पादन में कमी होने का एक कारण ये भी है, वो क्या है, भूमि का उपविभाजन या छोटे छोटे जोतों का होना। और सरकार ने क्या किया है, देश आज़ाद होने के बाद में जोतों को चकबंदी करने का कार्य किया। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु उनको लागू करने में ढील हो गई। भूमि को सुधार करने के कई कानून बनाए गए, लेकिन जिस प्रकार ये कानून बनाए गए उस प्रकार से इन कानूनों को लागू करने में ढील रह गई। 1960 से 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। 10 सालों में, 60 से लेकर 10 साल में हमारी सरकार ने बहुत से सुधार करने की कोशिश की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां भी अपनाई गई। हरित क्रांति की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है इसको, याद रखना। ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है, श्वेत क्रांति को, जो किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ऐसी कुछ रणनीतियां बनाई जिसमें पैकेज टेक्नोलॉजी थी, हरित क्रांति थी और श्वेत क्रांति थी। हरित क्रांति तो क्या है, फसलों के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना, दूध का उत्पादन कब बढ़ेगा, जब जानवरों की, पशुओं की संख्या बढ़ेगी। पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो उनको खिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारे की आवश्यकता होगी। चारा कहाँ से उत्पन्न होगा, खेतों से उत्पन्न होगा। तो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति दोनों कृषि उत्पादन बढ़ाने की टेक्नोलॉजी रणनीति थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में उत्पादन तो हुआ, लेकिन पूरे देश में समान रूप से उत्पादन नहीं हुआ। विकास का जो उत्पादन बढ़ने का तरीका है वो देश के कुछ इलाकों तक ही रहा। 1980 से 90 के दशकों में व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम
80 से लेकर 90 तक कुछ सुधार किए गए। और वो सुधार कौन से हैं? जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान। 80 के और 90 के दशक में सरकार ने कानून बनाया कि किसानों की फसलें सूखे के कारण, बाढ़ के कारण या चक्रवात के कारण नष्ट हो जाती थी, तो उन्होंने क्या योजना बनाई? फसल बीमा है वो शुरू किया कि किसानों की अगर फसल है सूखे, बाढ़, चक्रवात, आग या बीमारी से नष्ट हो रही है, फसल बीमा हमने करवा रखा है, तो सरकार क्या करेगी? उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। इससे किसानों की हालात सुधरेंगे। किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना दूसरा प्रयास ये था। 80 से 90 के दशक में पहला प्रयास तो क्या किया गया? सरकार के द्वारा फसल बीमा के प्रावधान शुरू किए गए, फसल बीमा कार्यक्रम शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि किसानों की फसलें आग के कारण, बीमारी के कारण, बाढ़ के कारण, चक्रवात के कारण नष्ट हो जाती थी, तो उत्पादन किसान है वो पिछड़ जाता था, और किसान के हालात सुधारेंगे तो ही कृषि उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू कर दी। फसल बीमा योजना से क्या फायदा हुआ? अगर इन कारणों से, प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से फसल को नुकसान हो रहा है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। दूसरा काम क्या किया? किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और अन्य बैंकों की स्थापना की। किसानों के लाभ के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की, और आजकल इसका अपन उपयोग भी कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, उसका बहुत से किसान उपयोग भी कर रहे हैं। सरकार ने शुरू की थी ये किसके लिए? किसानों के लाभ के लिए, कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या करे? किसान बैंक से फसल की उपज के आधार पर, जिस प्रकार की हमारी जमीन है उसके आधार पर बैंक से ऋण ले सकता है, और उस ऋण पर बहुत ही कम ब्याज लगता है, और वो जो ऋण लिया जाए, जो धनराशि किसान को प्राप्त हो, उससे वो क्या करे? अपनी फसलों का सुधार करे, बीज की, खाद की या कृषि यंत्रों की जो भी आवश्यकता हो वो पूरी कर सके। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की कि अगर किसान की दुर्घटना से कोई मृत्यु हो जाती है तो वो योजना, बीमा योजना भी शुरू की, जिसके माध्यम से उसकी भरपाई हो सके। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए गए। ये काम और शुरू किया। आकाशवाणी का मतलब रेडियो और दूरदर्शन का मतलब टेलीविजन। आकाशवाणी और रेडियो और टेलीविजन पर ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए, एक समय निर्धारित किया गया जिसमें क्या किया जाए? किसानों से संबंधित, खेती से संबंधित कार्यक्रम ही हो। किसान को किसी खेती या किसी फसल पर कोई समस्या हो तो वो क्या कर सके? उस समस्या का समाधान भी कर सके। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों की खरीद मूल्यों की सरकार द्वारा घोषणा की गई। कि किसान क्या करते थे? बिचौलियों को और दलालों को अपनी फसल बेचते थे। बिचौलियों और दलाल किसानों से कम मूल्य पर खरीदते थे। सरकार ने बिचौलियों और दलाल जो किसानों का शोषण करते थे उनको बीच में से हटाने के लिए सरकार ने क्या शुरू कर दी? एक न्यूनतम सहायता मूल्य शुरू कर दिया। कि अपनी तरफ से सरकार क्या करती है हर साल फसलों का जो न्यूनतम मूल्य है वो घोषित करती है, और उस मूल्य पर हम क्या कर सकें? सरकार को बेच सकें, ताकि बिचौलिए और जो दलाल है उनके शोषण से हम आज़ाद हो सकें। एक भूदान श्रमदान, ये देखो क्या है? तो ये भूदान श्रमदान आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। कि मेरा उत्तराधिकारी कौन है? विनोबा भावे। महात्मा गांधी ने शुरू किया। उनका गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की ये आस्था थी कि ग्राम स्वराज हो, गांव का शासन किसके पास हो? गांव के पास हो। ऐसी आस्था थी ग्राम स्वराज में। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की यात्रा की। और जब गांधी जी की मृत्यु हो गई, कब हुई थी गांधी जी की मृत्यु? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। उनके बाद में उनका उत्तराधिकारी बना कौन? विनोबा भावे। और विनोबा भावे ने गांधी जी के संदेश को गांवों तक पहुंचाने का, पूरे देश में फैलाने का संकल्प लिया। और इस दृष्टि से, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विनोबा भावे ने क्या शुरू की?
पूरे देश में, देश के गांव में पद यात्रा शुरू की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव में जिसका नाम है पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। और इसी यात्रा के उद्देश्य से, ग्राम स्वराज की यात्रा के उद्देश्य से महात्मा विनोबा भावे एक बार आंध्र प्रदेश में एक गांव था जिसका नाम है पोचमपल्ली, वहां भाषण दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो वहां पर से कुछ किसानों ने उनसे क्या मांग की कि हमारे पास तो क्या नहीं है, भूमि नहीं है, हमें क्या दी जाए, भूमि दी जाए। तो विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात कर उनके लिए जमीन उपलब्ध करवाएंगे। उस समय तो विनोबा भावे ने कुछ नहीं कहा। जब किसानों ने मांग की भूमि की, तो भूमिहीन किसानों ने यह जरूर वादा किया कि आप मिलकर खेती करेंगे तो मैं सरकार से बात करूंगा ताकि आपको जमीन उपलब्ध हो सके। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ जमीन बांटने की कोशिश करी। उसी सभा में, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में वो सभा हो रही थी, उसी सभा में भूमिहीन किसानों ने तो भूमि की मांग की। विनोबा भावे ने उनसे वादा किया और उनमें से एक किसान खड़ा हुआ जिसका नाम है रामचंद्र रेड्डी। उसके पास 80 एकड़ जमीन थी और उसने तुरंत क्या कर दी, 80 एकड़ जमीन है वो किसानों में बांट दी। इसे भूदान नाम दिया गया और यही नाम है भूदान। भूदान ग्राम दान का जो हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, ये है भूदान। क्या है, भूमि का दान करना। और घटना कहाँ की है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली की। विनोबा भावे क्या कर रहे थे, गांधी जी के संदेशों को फैला रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे। उस सभा में एक किसान ने भूमि की मांग की। विनोबा भावे ने वादा किया कि आप सहकारिता कृषि करेंगे तो आपकी सरकार, हमारी सरकार से बात करेंगे, आपको भूमि मिल जाए। और एक व्यक्ति रामचंद्र रेड्डी ने किसानों को जमीन दी, यह भूदान कहलाया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और यह विचार पूरे देश में फैलाया। बाद में विनोबा भावे वहां से जहाँ गए तब यह बात पूरे देश में फैलाते गए कि भूमि का क्या करो, दान करो, भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध करवाओ। कुछ जमींदारों ने तो अनेक गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की कोशिश ही कर दी। कई तो यहाँ कहा जमींदार जगागन खूब जमीन थी, कई जमींदार ऐसे थे, उन्होंने तो क्या कर दिया, पूरा गाँव ही है वो किसानों को देने की घोषणा कर दी। ये हो गया ग्रामदान। रामचंद्र रेड्डी ने भूमि का दान किया, वो था भूदान। और कई जमींदारों ने पूरे गांव का दान किया, वो था ग्रामदान। कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान कर दिया। और कई जमींदार तो बड़े तेज थे, उन्होंने जो सोचा कि भूमि सीमांकन का कानून बनेगा तो हमारी कुछ भूमि दान कर दे हम। विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया यह भूदान ग्रामदान आंदोलन रक्त क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है। शुरू विनोबा भावे ने किया था ये भूदान ग्रामदान आंदोलन। और यह आंदोलन रक्तहीन क्रांति भी कही जाती है। रक्तहीन क्रांति का मतलब बिना खून बहाए परिवर्तन लाने की जो वो क्रांति है। वो क्रांति में आमतौर पर हम क्या सोचते हैं, क्रांति का नाम हमारे सामने आता है तो हम सोचते हैं कि युद्ध हुआ होगा, मारकाट हुई होगी, लोगों का खून बहा होगा। और यहाँ पर कैसी क्रांति है, रक्तहीन क्रांति। वैसे क्रांति शब्द का अर्थ होता है तेज गति से परिवर्तन होना। और यहाँ पर विनोबा भावे ने बिना किसी का खून बहाए तेज गति से परिवर्तन किया। और भूदान ग्रामदान जो आंदोलन है उसी का नाम क्या है, रक्तहीन क्रांति है।